तो आज हम लोग मौजूद हैं स्टेट स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मिस्टर उज्जवल पाठक जी के निवास में। जो कुछ भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से भी स्टूडेंट्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है और जो कुछ भी इन पे लेके इनकी राय है, आज हम ये जानने के लिए इनके साथ मौजूद हुए हैं। तो उज्जवल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट ऑफ चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना वक्त दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है या जो पेपर लीक को लेके चीज़ें हो रही हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पेपर लीक एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और पेपर लीक पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। पेपर लीक इशू ऑफ एजुकेशन कंसर्न, ये एक शैक्षिक चिंता का विषय है कि भाई हमारा जो देश है उसका आधार, उसके भविष्य का आधार शिक्षा है और यदि शिक्षा व्यवस्था में ही इस पेपर लीक जैसी धांधली होंगी और कहीं ना कहीं एक जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, उनका अभाव होगा इसके बाद, यदि कोई धांधली होती है उसके बाद, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कि उनका भविष्य किस प्रकार गर्त में डाला जा रहा है और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे जंतर मंतर पे जो धरना दिया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। कल हमारे ही शहर हमीरपुर में भी एक धरना दिया गया था, एक मार्च निकाला गया था, जिसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, देश को नेपाल बनाने की राजनीति हो रही है, इसमें राजनीति एजेंडा जोड़ दिए गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बेशक वो नीट छात्रों का आंदोलन है। नीट छात्रों के साथ जो करोड़ों ऐसे युवा जो अपने भविष्य को कहीं ना कहीं आज खतरे में समझ रहे हैं कि आज हमारा भविष्य खतरे में, चाहे पेपर लीक की समस्या हो या रोजगार असुरक्षा की समस्या हो या तमाम ऐसे शैक्षिक मुद्दे, एकेडमिक मुद्दे। अब देखिए, सीबीएसई में धांधली हुई तो सीबीएसई के छात्र भी, उनके पेरेंट्स भी वहाँ जा रहे हैं, तो ये एक शिक्षा का मुद्दा है और छात्रों का आंदोलन है। लेकिन इसमें भाजपा, आरएसएस और जो लेफ्ट के लोग हैं, ये लोग वहाँ पर उस प्रोटेस्ट में अपने लोगों को घुसेड़ करके, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अपने यूट्यूबर्स और अपने कुछ ऐसे लोग जो ऐसे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं या एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि फलानेवाद जिंदाबाद, ढिकानेवाद जिंदाबाद या मुर्दाबाद या एंटी नेशनल कुछ चीज़ें हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं या कुछ कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती पेश करती हैं, ऐसी चीज़ें हैं, कम्युनल बात भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये छात्र नहीं है, ये बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट के लोगों के द्वारा वहाँ छात्रों के आंदोलन में भेजे गए लोग हैं, तो छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। फिर वही क्लिप वो अपने जाकर आकाओं को दे रहे हैं, भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को, लेफ्ट वालों को। फिर ये अपना सोशल मीडिया में चला करके एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं कि जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन नहीं हो रहा है, एक एंटी नेशनल मूवमेंट चल रहा है। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसी है ये भाजपा आरएसएस की। अच्छा, इसमें जो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे जो मौजूद माना जा रहा है, तो क्या उनके ऊपर इस तरह से कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी? देखिए, जो 20 मई का जो उस दिन एक मूवमेंट था, जो पार्लियामेंट मार्च था, वो छात्रों का अधिकार था। भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप संसद के बाहर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या पीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या व्हाइट हाउस प्रोटेस्ट करने जाएंगे हमारे देश के बच्चे? भाई, जब शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रही है, जब सुनवाई नहीं हो रही है, तो मार्च करना उनका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है, इस देश का कानून उनको अधिकार देता है, रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, ठीक है। इसके बाद भी जब सरकार हो या प्रशासन के लोग हों या दिल्ली पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो छात्र एक आंदोलन भी छात्रों का उग्र होगा। फिर उसको रोकने के कई तरीके हैं, पानी की बौछारें हैं, तमाम तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, लाठियों से मारा गया, वो पैकेट क्या, वो गन होती है जिसमें छर्रे निकलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं एक पायलट गन, उसमें छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। कल हमारे राहुल गांधी जी ने एक बच्चे के साथ वीडियो बनाया, उसकी एक आंख चली गई और उस पायलट गन के छर्रे उसके पूरे शरीर में लगे हुए हैं। 18 साल का वो बच्चा है, फोर्स की तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार जाने कितने बच्चे पायलट गन से घायल हुए, जाने कितने बच्चे हाथ टूट गए। आप चले आइए दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, वहाँ सैकड़ों बच्चे भर्ती है जिनके हाथ पैर टूट गए। वो वीडियोस कोई नहीं दिखा रहा है, उन वीडियोस की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, नीट पेपर लीक की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, केवल एंटी नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं पूरे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। अच्छा, इसमें जैसे जो एक मुद्दा और उठ रहा है कि वहाँ पे जिस तरह से जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन को लेके लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो एक टेररिज्म फैलाया जा रहा है, तो क्या ये देश के बच्चों के लिए टेररिज्म जैसा वर्ड यूज़ करना आपके नज़रिए में ये कैसा है? कौन टेररिज्म फैला रहा है? टेररिज्म तो भाजपा और आरएसएस के लोग फैला रहे हैं। भाई, देश के बच्चे
आज आप मिनिस्टर ऑफ होम हैं, आप आज एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कल यही बच्चे आपके स्थान पर बैठेंगे, लेकिन अन्य पदों पर बैठेंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। कब? जब उनको निष्पक्ष शिक्षा का अधिकार होगा, निष्पक्ष एक पेपर का अधिकार होगा, लेकिन आप उनको वो अधिकार दे नहीं रहे हैं। जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तब आप उनको एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। अब अगर बच्चों को टेररिस्ट बोल रहे हैं तो आप क्या हैं? भाजपा का इतिहास, आरएसएस का इतिहास, जनसंघ का इतिहास पाकिस्तान जिन्ना की दलाली का है। मुस्लिम लीग जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, इनका वो इतिहास है। पठानकोट में हमला हुआ, इन्होंने आईएसआई से जांच कराई थी पठानकोट हमले की। ये स्वयं आतंकवादी लोग हैं जिनके आतंकवादियों से संबंध रहे हैं। ये देश के बच्चों को आतंकवादी कह रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। जो बच्चा अपने अधिकार के साथ लड़ रहा है, जिस बच्चे की आंख फूटी पायलट गन से, वो हाथ में भारत का तिरंगा लिए हुए था। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लिए हैं लोग, महात्मा गांधी की फोटो लिए हैं। ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि उस मंच से जहां सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे भूख हड़ताल में, वहां पर देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं? वो आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भाई वो भी तो नेशनलिज्म है। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, एक कहीं ना कहीं संवैधानिक पृष्ठभूमि में प्रदर्शन करना बच्चों का राइट है। रूल ऑफ लॉ में अगर वो विश्वास नहीं करते होते तो क्या सुरक्षा बलों से ज्यादा वहां बच्चे नहीं थे? तो कुछ भी हो सकता था ना, लेकिन वो तो भाग रहे थे। रही बात पत्थरबाजों की, तो पत्थर भाजपा आरएसएस के लोग छात्रों के बीच में घुस करके अपने सुरक्षा बलों पर चलाकर माहौल खराब कर रहे थे। तो इसमें वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे और जो आरएएफ की टीम थे वो अपनी नेम प्लेट नहीं लगाए हुए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो सिविल ड्रेस में भी आके उन्होंने लाठीचार्ज करा है। तो क्या ये सही है? देखिए, अब ये आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं भी जानता हूँ, और इस देश का एक आम व्यक्ति जानता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन को लीड करने या आंदोलन में किसी भी प्रकार की सुरक्षा कर्मी की भूमिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाई अगर आप किसी संस्था विशेष के प्राधिकारी हैं, आप पुलिस हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए, बैच लगा कर आना चाहिए ताकि पहचान हो सके। मैंने देखा, देखिए फोर्स में दाढ़ी अलाउ नहीं होती, मैंने देखा वहाँ दाढ़ी रखे हुए और बिल्कुल जैसे एक सड़क छाप लोग होते हैं, रुमाल बांधे हुए मुंह में और मास्क लगाए हुए जिससे पहचान ना हो सके, कैमरे में बड़ी बड़ी लाठी लिए हुए सुरक्षा बलों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ खड़े थे, और वो भी छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे थे। क्या भाजपा सरकार, अमित शाह ये बता पाएंगे कि वो लोग कौन थे और उनको ये अधिकार कौन देता है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर, छात्रों पर लाठी चलाएंगे? तो इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप हमको बताइए कि जब शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव से लेकर के और एनटीए के कर्मचारी 47-48 लोग बर्खास्त कर दिए गए, तो धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे हैं आप? उनको भी बर्खास्त करिए। बिल्कुल। इसमें मोदी जी का ये भी कहना है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व कर दी जाएंगी। तो क्या ये समाधान काफ़ी है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दृष्टया सजा देने के लिए बनाया गया है, न्याय देने के लिए नहीं बनाया गया। देखिए, न्याय तब बच्चों को मिलेगा जब निष्पक्ष परीक्षा, एक जवाबदेह प्रक्रिया और कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबल व्यवस्था की गारंटी सरकार देगी। भाई हर बार पेपर लीक होगा, हर बार आप उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जेल भेजते जाएंगे तो वो तो जेल जाते जाएंगे, लेकिन हर साल के बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। जब तक आप अकाउंटेबल व्यवस्था की गारंटी नहीं देते बच्चों को और इस प्रकार के लापरवाह शिक्षा मंत्रियों को नहीं हटा देते, तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। निर्मला सीतारमण जी तो कह रही हैं कि जो एग्ज़ाम के बाद आपको री एग्ज़ाम के लिए मौका मिला तो वो आपकी प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा वक्त आपको मिल गया कि आप दोबारा ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। निर्मला सीतारमण के इसके पहले भी कई वीडियो आए जिसमें मतलब मेरे हिसाब से, मैं उनमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, महिला है, नेता है, वित्त मंत्री हैं। अभी उनका एक बयान ये भी आया था कि रुपया नहीं कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो भैया रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है आप बताइए, इसका भी जवाब दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हास्यात्मक बात है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। अभी उनको इसलिए हरा हरा लग रहा है क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मोदी कैबिनेट में 90% जो मिनिस्टर्स हैं सबके बच्चे विदेशों में, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, कोई हार्वर्ड में, कोई कैम्ब्रिज में है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, सब कहीं पढ़ रहे हैं। हम आम आदमी का बच्चा यहीं कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई जेएनयू में पढ़ रहा है, कोई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, कोई इलाहाबाद में, कोई लोकल कॉलेजेस में। उनको नीट देना है, उनको जेईई मेंस देना है, उनको ISPCS देना है, उनको यूपी बोर्ड देना है, तो उनके भविष्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जवाबदेही पूर्वक। इसमें जो ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत जी ने जो टिप्पणी करी थी उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, और अभी हाल फिलहाल में जब उनके पास वो वीडियोस और वो सारे प्रूफ्स लेके जब एडवोकेट्स AOR पहुँचे हैं
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो क्या एक सीजेआई का इस तरीके से टिप्पणी करना सही है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है और संविधान में भी बताया गया है कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और न्यायपालिका की अपनी गरिमा है, मर्यादा है। न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने, न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, ना मेरी हैसियत है, क्योंकि मैं संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन यदि इस प्रकार की टिप्पणियाँ होती हैं और न्यायिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार की बातें करते हैं या ट्रीट करते हैं लोगों को, या पालन नहीं करते, कर्तव्यों से विमुख होने का प्रयास करते हैं, उनको विचार करना चाहिए। उनको संविधान के जो एक आदेश है, मंशा आइडिया ऑफ इंडिया है और एक जनतंत्र है कि भाई न्यायपालिका ठीक है, अच्छी बात है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन आप जनता से हैं, जनता के लिए हैं। हमारी प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। जिस दिन संसद में बैठे हुए लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग और एग्जीक्यूटिव सरकार में बैठे हुए लोग ये समझ जाएंगे कि हम भारत के लोग, इनके लिए हमें काम करना है, उस दिन ये तानाशाही प्रवृत्ति, चाहे वो न्यायपालिका में कुछ लोग करते हों या चाहे संसद में करते हो या सरकार में करते हो या अन्य संस्थाओं में करते हो, वो सब बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। अब इस पे मैं आपकी एक राय और जानना चाहूँगा। जो राम मंदिर मुद्दे को लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है, तो राम मंदिर का मुद्दा और नीट का मुद्दा, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा राजनीतिक कभी गतिविधियाँ रही, अनुभव रहा है, ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। एक मुद्दा है आस्था से खिलवाड़ का, एक मुद्दा है भविष्य से खिलवाड़ का। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, जनता भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ी, जनता ने इनको वोट दिया, इन्होंने राम मंदिर का पूरा पट्टा करा लिया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, इन्होंने राम मंदिर को अपने नाम लिखवा लिया हो, ऐसे इन्होंने ट्रीट किया। आपने राम मंदिर में भूमि पूजन किया, आपने राम मंदिर जब अर्धनिर्मित था तब आपने उसका उद्घाटन कर दिया, फिर आपने ध्वजारोहण राम मंदिर का किया। राम मंदिर या अयोध्या में एक एक होने वाली गतिविधि में एक नाम आ रहा है नरेंद्र मोदी। लेकिन जब चंदा चोरी हो रही है तब कुछ छुटपुट छुटभैया कर्मचारियों को ही आप गिरफ्तार करके कार्रवाई करवा रहे हैं और एसआईटी के नाम पर आप खेल खेल रहे हैं जनता के साथ, जनता को धोखा दे रहे हैं और ट्रस्ट को आप समझ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या पार्लियामेंट है, ये ट्रस्ट के निर्णय को इतना बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है। अरे भाई, ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल है राम मंदिर में मैनेजमेंट के लिए, इन्फोर्स के लिए, तो आप ट्रस्ट को क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? भाई, अगर सैकड़ों जनमानस के साथ, सैकड़ों हजारों जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस देश की जनता के कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा कमाता है आदमी, पैसा तब जाकर के अपनी श्रद्धा से दान देता है, उसको चुराया गया है, दुरुपयोग किया गया है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट को भंग करिए। और राम मंदिर में जिस प्रकार प्रत्येक मंदिर में व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ मंदिर में है, दक्षिण के बड़े बड़े मंदिरों में व्यवस्था है, जो कांग्रेस के जमाने में व्यवस्था दी गई थी, यहाँ पर किसी आम जनमानस को समस्या भी नहीं समझ में है, वही व्यवस्था राम मंदिर में दीजिए। तो आपने राम मंदिर को अपना भगवती समझ लिया। राम मंदिर ही ऐसा मंदिर है देश में जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रत्यक्ष रूप से इसको चलाते हैं। रही बात, अभी देखिए, मैं नीट पेपर में आता हूँ, अपने नीट पेपर पूछा, बहुत लोग हमारे भाजपा के नेता दिल्ली से लेकर के और हमीरपुर तक आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि भाई एनटीए के प्रमुख से इस्तीफा मांगिए, और वो प्रमुख हैं धर्मेंद्र प्रधान की, इसमें क्या गलती है? भाई, उन्होंने एनटीए के प्रमुख को वोट दिया था कि नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? भाई, जनता ने तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, धर्मेंद्र प्रधान को वोट दिया था, तो सवाल भी जनता नेतृत्व से पूछेगी कि कर्मचारियों से पूछेगी? भाई, कर्मचारी तो क्षणिक होता है, कर्मचारी तो नेतृत्व के कहने पर चलता है, तो जवाबदेही तो नेतृत्व की होनी चाहिए। आपने तो कर्मचारियों को हटा दिया, कल से आप मेरे हिसाब से आधा सैकड़ा कर्मचारी बर्खास्त कर चुके हैं, तो जो नेतृत्व है उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? भाई, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास है? या तो धर्मेंद्र प्रधान के पास फंडिंग का कोई सोर्स है आपकी पार्टी का, या उसका कोई कनेक्शन है किसी उद्योगपति से, या ऐसा कुछ है वो जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? भाई, आपको नहीं हटाना धर्मेंद्र प्रधान को, आप उसका मिनिस्ट्री ट्रांसफर कर दीजिए। भाई, किसी योग मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाइए, धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा मंत्रालय दीजिए जब शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आपका फेमस नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति को, पता नहीं उसके अंदर कैसा क्या कोहिनूर का हीरा है कि आपकी सरकार गिर जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे अभी आज जो फिलहाल में मुद्दा उठा है कि वहाँ के एक वॉलंटियर जुनैद को, उनके घर वालों को यूपी गवर्नमेंट में, यूपी पुलिस में डिटेन कर लिया गया है, उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि उनके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को भी डिटेन कर लिया गया है। तो क्या ये स्टेप एक वॉलंटियर के लिए जो वहाँ पे बैठा वो उसके घर वालों को डिटेन करना सही है? देखिए, डिटेन करना तो भाजपा सरकार में एक फैशन बन गया है। कल मैं भी डिटेन हुआ था, हो सकता है आज शाम से खबरें आ रही हैं, आज शाम को फिर डिटेन हो जाऊं। आज मुझे मौदाह जाना है कार्यक्रम में, हो सकता है उसी के लिए आज मुझे फिर डिटेन कर लिया जाए। डिटेन करना भाजपा सरकार में फैशन बन गया है, और कोई भी व्यक्ति हो जो जनता की आवाज़ उठाने जा रहा है उसको पुलिस अवैध तरीके से घर में घुस जाती है।
हाउस अरेस्ट कर लेती है, पूरे पूरे दिन घर में बैठी रहती है, उस व्यक्ति को निकलने नहीं देती, उसके आवागमन की स्वतंत्रता से उसको वंचित करती है। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधानिक है, अनपार्लियामेंट्री है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो जुनैद था, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एक टारगेट में है इनकी सरकार में, और इनका शोषण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिल्कुल, आपके साथ भी अभी हमें कल सुनने को मिला था कि आपको कल हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने भी बताया कि आज भी आपको जो है शाम में शायद हाउस अरेस्ट करने की कुछ खबरें आपके पास आ रही हैं, तो आपको कल क्यों हाउस अरेस्ट कर लिया गया था? देखिए, कल तो पुलिस ने मुझे शंका के आधार पर हाउस अरेस्ट किया था। पुलिस को ये शंका थी कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाना है या आंदोलन में जाया जाना है। तो भाई देखिए, ये हमारा काम है, हम विपक्ष के लोग हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। छात्रों के साथ कुछ अन्याय होगा, हमीरपुर में किसी वंचित पीड़ित के साथ अन्याय होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। ये मेरी कानूनी जवाबदेही है, एक मेरी दलगत विचारधारा की अपनी एक जवाबदेही है, मैं खड़ा हूँगा। प्रशासन का काम है सरकार के निर्देशों पर प्रशासन, सरकार दुरुपयोग करती है, पुलिस प्रशासन पर, हम जैसे नेताओं को रोकती है और उसको लगता है कि हम एक बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जनता में एक संदेश जाता है कि उनकी आवाज़ को उठाने वालों को घर में ही रोक लिया जाता है। और इस प्रकार की जो कायराना कदम है भारतीय जनता पार्टी का, ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक विक्षिप्तता और उनके भीतर विपक्ष के डर को दिखाता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को नहीं आगे करता है तो हिंदू मुस्लिम करता है। अगर मोदी डरेगा या तो पुलिस को आगे कर देगा, नहीं तो हिंदू मुस्लिम फैलाने लगेगा देश में। ये 2-3 चीजें करता है मोदी। अच्छा, इसमें जो दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी के बीच में एक और चीज़ उत्तर प्रदेश में भी हमको देखने को मिल रही है, जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में, जहाँ पे उसकी तकरीबन 37-38 जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने के लिए किया जा रहा है। तो ये आप इस पे क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, बड़े बड़े जो उद्योग हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे हमीरपुर में अवैध खनन है, गिट्टी का, बालू का, अवैध दारू के ठेके संचालित हैं, बिना एनओसी के ऐसे कई कार्य हो रहे हैं टेंडर के, उनमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती प्रशासन को। जो शैक्षिक चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जौहर यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चल रही हैं, भाजपा की उन पर नजर रहेगी। भाजपा इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहती है, जिससे इस देश का युवा कहीं ना कहीं सवाल करना बंद कर दे, उसके अंदर सवाल करने की क्षमता ना हो। और इस प्रकार के तमाम जो इनके एजेंडे हैं, बजरंग दल के माध्यम से जो चलाते हैं, जनता का ब्रेन वॉश करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सामने चलाते हैं, और ओवैसी जैसे के नेता जो इन्हीं की प्लान बी हैं, की तरीके काम कर रहे हैं, वह यही काम जो ये हिंदू के लिए कर रहे हैं, ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों हिंदू और मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपस में एसी में बैठ करके मजा लेते हैं। एक आम हिंदू और आम मुसलमान का बच्चा आपस में लड़ता है और मारा जाता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे गवर्नमेंट के लिए और जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए आपका एक मैसेज जानना चाहूँगा कि आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो युवा साथी हैं, युवा राष्ट्र का आधार है, राष्ट्र का भविष्य है। और युवा यदि रीढ़ है, अगर युवा को हटा लिया जाए राष्ट्र से तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह सकता। इसीलिए युवाओं को मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। और जो भी नीतियां हैं, मैं नहीं कहता हूँ युवाओं से आप पार्टी विचारधारा से जुड़िए या नहीं, लेकिन जो इशूज़ हैं, यूथ के इशूज़ हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेस्टमेंट है, या तमाम ऐसी चीज़ हैं, या एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके निर्माण में आप योगदान करिए। और जो पार्टी इनके लिए काम करती है, जो पार्टी इनका नाम लेती है, आप उसके साथ जाइए। यूथ क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल हमारे यहाँ का यूथ है, और भारतीय जनता पार्टी के इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। धर्म के नाम पर यूथ को इमोशनल करती है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो परिवेश चल रहा है, यूथ हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहा है, इशूज़ पे बात कर रहा है। जंतर मंतर उसका प्रमाण है, और जिले जिले सब जो चीज़ें चल रही हैं जिसमें यूथ खुल करके आ रहा है। उस दिन मैंने यहाँ आंदोलन किया, मुझे एक व्यापक संख्या में युवाओं का समर्थन मिला, और हम लोगों ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब भारत का युवा जाग रहा है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और देश को आगे बढ़ाने और भारत को कहीं ना कहीं एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहा है, और भाजपा की नीतियों को समझ रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है, और भाजपा को नकारने का काम कर रहा है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को आप क्या अपना एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, सभी गवर्नमेंट अच्छी होती हैं, सभी गवर्नमेंट खराब होती है, किसी में कुछ कमियां होती हैं, किसी में कुछ चीज़ें होती हैं। गवर्नेंस और पॉलिटिक्स दोनों में अंतर होता है। अगर आप पार्टी विशेष नेतृत्व कर रहा है किसी सरकार का, तो वो मैं पार्टी विशेष की आलोचना कर रहा है, पॉलिटिक्स है। लेकिन जो गवर्नमेंट में केवल पार्टी नेतृत्व नहीं होता, गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी वगैरह भी होती है, तो उनको सत्ताधारी दल से
जो तमाम ऐसे निर्देश मिलते हैं जो संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, इनसे परे होकर के डेवलपमेंटल अप्रोच पे काम करना चाहिए। अभी देख लीजिए सरकार के इशारे पर प्रशासन तानाशाही करता है। भाई यू आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। भाई आप भी तो, ब्यूरोक्रेसी भी तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आपको कानून के दायरे में काम करना चाहिए। भाई आप सरकार की शपथ लेके नहीं आए, आप संविधान की शपथ लेकर के आए हैं। तो इन दोनों में बहुत भारी अंतर समझ में आ रहा है। जो नेतृत्व है वो पूर्णतया एक पूरी संस्थाओं में कब्जा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जितनी भी संस्थाएं, सीबीआई हो, ईडी हो, या जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटी हैं, एम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं मेडिकल के संबंध में पढ़ाती हैं, इसरो है, इन सब में भाजपा कब्जा कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, वाइस चांसलर है, इनमें सब में संघ के लोगों को डाल रही है। और जो एक स्ट्रक्चर है जिसको आइडिया ऑफ इंडिया की एक पृष्ठभूमि में हमारे नेताओं ने, जो हमारे पूर्वज रहे, चाहे नेहरू जी हों, राजीव जी हों, या अन्य हमारे राम मनोहर लोहिया हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने उसको एक सृजित किया था, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और संविधान की पृष्ठभूमि में जो संस्थाएं गठित थी, जितने इंस्टीट्यूशन गठित थे, उनको बिगाड़ने का सरकार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे भाजपा सरकार का लेना देना नहीं है। और जो निवेश है वो घटता जा रहा है, रुपया बराबर कमजोर होता चला जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य में बजट घट रहा है। इस बार 5% से कम बजट था संयुक्त रूप से। जब मैं विधानसभा यूथ पार्लियामेंट में गया था तो मैंने इस बात को उठाया था। और सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक कंसर्न का विषय ये है कि भाई हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी कृषि पर कार्यरत है, कृषि में आय के लिए निर्भर है, लेकिन कृषि की जीडीपी में भागीदारी मेरे हिसाब से 10% से भी कम है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर इनको मिला लिया जाए तो 60% से ज़्यादा जीडीपी में इनकी भागीदारी है, लेकिन मात्र 10 से 15% लोग इसमें आश्रित हैं। तो इस जो आय असमानता है या रोजगार असमानता है, इसको बिगाड़ने के लिए, इसको मतलब समाप्त करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये व्यापक विषय है, इस पर विचार करना चाहिए, कई समितियां बनानी चाहिए। अच्छा, मैं बस अपना आखिरी सवाल और आपसे करूँगा कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फोर्थ पिलर हमारा मीडिया है, तो उसमें मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो अलग अलग मुद्दे दिखा रहा है। वो इसको पाकिस्तान से भी जोड़ रहा है, वो इसमें जो है दंगाई भी जोड़ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है कौन है भारत माता, वो भी मैंने पढ़ी थी और उनका एक इंटरव्यू भी मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि भविष्य में यदि देश मूर्खता के आडंबर में जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस देश की मीडिया का होगा। और आज वही हो रहा है। इस देश की मीडिया कहीं ना कहीं सत्य को दूर रख करके एक प्रोपेगेंडा चला रही है। विपक्ष और छात्रों को इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि ये देश के दुश्मन हैं। विपक्ष को तो इस प्रकार नैरेटिव बना करके दिखाया जाता है कि विपक्ष तो बिल्कुल देश का दुश्मन है। विपक्ष को एक तरीके से टेररिस्ट है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, इस प्रकार दिखाया जाता है एक तरीके से। मीडिया बहुत ज़्यादा बायस्ड है और मीडिया संस्थान जो हैं उनके बायस्ड होने का कारण जानिए, मैं बताता हूँ आपको। जितने भी हमारे पत्रकार हैं मीडिया संस्थान में जो नौकरी कर रहे हैं, वो तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं। उनका मालिक, उनका बॉस उनको जो कहेगा वो वही करेंगे, उसी का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। देश में 90% मीडिया संस्थान उद्योगपतियों के हैं। और आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि उद्योगपति समर्थित नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। और अभी चंदा चोरी जो भाई वो मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल, जो एक बॉन्ड वाली योजना खोली, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 90% उद्योगपति भाजपा को चंदा देते हैं। उनमें मीडिया संस्थान भी है जो भाजपा को चंदा देते हैं। अडानी जैसे लोगों के, अंबानी जैसे लोगों के चैनल हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि भाजपा इस देश से हटे। और हमारा जो एक कैपिटलिज्म का सपना है, जो हम अपने आप को पूंजीपति बनाना चाहते हैं और इस देश की जनता को मजदूर बना रहना चाहते हैं, वो पूरा हो सके। तो जैसे अभी एक आपको हाउस अरेस्ट करने के लिए कल चीज़ हुई थी, आज भी ये हो रही है, तो क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि इससे आप कुछ कमज़ोर पड़ सकते हैं? देखिए, हाउस अरेस्ट आप करिए, आपने गोली मार ली हमारे छात्रों को, भरत तिवारी को आपने मारा, देखिए आपने जंतर मंतर में लाठी मारी, हमारे नेता को, राहुल गांधी को आपने इस प्रकार घसीट करके ले गए। आपको क्या लगता है, ये आवाज़ अगर रत्ती भर भी हमारी आवाज़ में कमी समझ में आई हो या हमारे व्यक्तित्व में भय समझ में आया हो, तो आप बता दीजिए। भाई आप हाउस अरेस्ट करिए, आप हमको जेल में डाल दीजिए, आप हमको पीटिए, मारिए, लेकिन हम वही जज्बा अपने अंदर बरकरार रखेंगे और इसी निर्भीकता के साथ छात्रों की, इस देश के युवाओं की और इस देश के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों से नहीं डरे। भाई अंग्रेज, उस समय अंग्रेज जो टॉर्चर देते थे, आज वो दे रहे हैं, आप हमको दे रहे हैं। तो जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे, हम दूसरे लोगों से नहीं डरे, तो फिर आप तो हमारे देश के नए अंग्रेज हैं, तो आपसे हम कैसे डरेंगे? आपको तो जनता उखाड़ फेंकेगी आगामी चुनाव में।
तो भाई इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को डराया दबाया नहीं जा सकता। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया इनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग ज्योतिबा फुले से कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग सरदार पटेल से प्रेरणा स्रोत है, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये तो मेरे प्रेरणा स्रोत है। अगर हम इनको मानते हैं तो आप समझिए हमारे अंदर भय, चिंता, इस प्रकार की चीज़ें कभी नहीं आ सकती हैं, और जनता के मुद्दों में हम लोग पूरी निर्भीकता के साथ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपका हमारे समय देने के लिए। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ स्टेट स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस मिस्टर उज्जवल पाठक जी साथ रहे, और उन्होंने अपनी बहुत सारी विचारधाराएं, अपने जो ओपिनियंस थे उन्होंने हमारे चैनल के साथ साझा करे। मुझे उम्मीद है कि इन सारी ओपिनियन से एक बहुत भारी संदेश देश के युवाओं को मिलेगा, और इस तरह से जो एक विचारधारा है कि हम गांधीवादी सोच के लोग हैं, तो इसी तरह से और भी लोग इस सोच से जुड़ेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो भी बनेगी। तो मैं उज्जवल जी का बहुत धन्यवाद करके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप फॉलो करें हमारे चैनल को फ्लुएंट टॉक, और जुड़े रहें हमारे साथ अधिक जानकारी।